बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, नुसरत का यकीन तो उसका शौहर भी नहीं कर रहा। क्या लगता है आपको, क्या वाकई नुसरत को डॉक्टर से मुआयना करवाना चाहिए? क्या ये सब नुसरत का वहम था? लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नहीं बाजी, कोई ना कोई खौफनाक बात जरूर हुई है, वरना आप यूं रोती हुई मेरे दरवाजे पर ना मिलती। मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इतनी थकी हुई थी कि कोशिश के बावजूद कुछ ना बता सकी। इस वक्त नहीं, बाद में तफसील से बताऊंगी। मैंने आस्तगी से कहा, बाजी आप माने या ना माने, मगर मैं अब नूरानी बुआ को बुलाए बगैर नहीं रह सकती। देखिए, जिद ना करें, इसमें आपकी और आपके बच्चों की भलाई है। उसने कहा, अच्छा ये बताओ नूरानी बुआ का नजराना क्या है? मैंने बामुश्किल कहा, बाजी वो ज्यादा नहीं देती, बस चंद 100 में आपका घर असेब से पाक हो जाएगा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, मगर मेरे बच्चों और शौहर का क्या होगा? लुकमान वो तो हरगिज नहीं मानेंगे। मैंने परेशान लहजे में कहा, ऐसा करें बच्चों को सुला दें और शौहर को तमाद में लेने की कोशिश करें, इसी तरह आप लोग इस चुड़ैल से निजात पा सकते हैं। सारा ने मशवरा दिया। मुसीबत तो यही है, लुकमान किसी कीमत पर ये बात नहीं मानेंगे। मैं इनकार में सर हिलाने ही लगी थी कि मुझे याद आया कि लुकमान की तो आज रात की ड्यूटी होगी। अच्छा ये बताओ नूरानी बुआ पीर के दिन रात को आ सकेंगी? मैंने हिम्मत हारते हुए कहा, अरे बाजी वो ऐसी खुदा तरसनेक खतून है कि आप आधी रात को भी बुलाएंगी तो दौड़ी आएंगी। चुनाचा तय ये हुआ कि पीर को गरूब आफ्ताब के बाद जब लुकमान ड्यूटी पर जा चुके होंगे तो सारा नूरानी बुआ को लेकर मेरे यहाँ पहुँच जाएगी। मैं अभी वहीं बैठी हुई थी कि अचानक लुकमान का कार का हारन सुनाई दिया। आज वो खिलाफे तवक्का जल्द ही घर आ गए थे। मैं जो ही घर में दाखिल हुई, लुकमान ने हैरत और गुस्से के मिले जुले असरात से मेरी तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। मगर मुझ पर एक दफा फिर खौफदारी हो गया। मैंने छत और सीढ़ियों पर नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पड़ोस में किसी काम से गई हुई थी या फिर मकान में तन्हा रहते हुए खौफ आता है। लुकमान गुस्से से बोले। मैंने खामोशी में ही आफियत जानी और बोर्ची खाने की तरफ चल दी। बेगम मैंने कुछ पूछा है? लुकमान ने दोबारा गुस्से भरे लहजे में कहा, क्या तुम मम्मी और अनम के जाते ही उस पागल लड़की के पास बैठी थी? मैं फिर भी खामोश रही कि वो मेरी किसी बात को सच तस्लीम ही नहीं करेंगे, लेकिन मेरी आंखें मेरा साथ ना दे सकी और मैं सिसक कर रो पड़ी। लुकमान ने फौरन उठकर मुझे अपने करीब किया और कहने लगे, बेगम मेरे ख्याल में वो पागल लड़की तुम्हें भटकाती रहती है और तुम्हें परेशान करके खुश होती है। अब मुझसे रहा ना गया। मैं कहने लगी कि अगर मुझे उस घर में डर लगता है तो उससे उस लड़की का क्या तल्लुक है? अगरचे मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज के वाक़े के बारे में लुकमान को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन खौफ और डर की वजह से मैंने कहा, आज कपड़े सीते वक्त उस चुड़ैल ने मुझ पर कातलाना हमला किया और साथ ही उसने मेरे होने वाले बच्चे की शर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और तो और वो अनम से कह रही थी कि वो छत की खिड़की से उठती हुई नीचे जा सकती है। मैंने तफसीलन बताया। लुकमान मेरी बातें बेयकीनी से सुन रहे थे और हस्बे आदत इनकी तशरीह करने लगे। ओहो अनम के बारे में तुम तो जानती हो, वो हमेशा तुम्हें डरा कर खुश होती है, खास तौर पर उस वक्त जब तुमने उसे डांटा हो। और रही शर्ट के फटने वाली बात, तो वो तुमसे खुद फट गई होगी, गुस्से में या फिर खुद फरामोशी के आलम में। बेगम एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम उस लड़की से नहीं मिलोगी, समझी? आखिरी बात उन्होंने गुस्से से कहा। मेरे दिल में लुकमान की कदर थी। शादी के 10 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब मैंने इनकी मुखालफत की हो। मैं तो इनकी गलत बातों तक के आगे सर झुका दिया करती थी, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका था। वो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते थे। इनकी ख्वाहिश थी कि या वो लाल कपड़ों वाली भूतनी मेरा गला दबा दे या मैं खुद ही इस घर में खौफ दहशत के बायस दम तोड़ दूं। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इन्हें मेरी परेशानी का कुछ एहसास ही नहीं था। अब मैं खुद कोई फैसला करना चाहती थी। चुनाचा आगे दिन घर के काम काज से फारिग होने के बाद मैं सबसे पहले रजिस्टर के ऑफिस चली गई और वहाँ से मैंने इन लोगों के नामों पते मालूम किए जो इससे कबल इस मकान में रह चुके थे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मुझे रिकॉर्ड मिला। मालूमात हासिल करते ही मैंने फौरन तफ्तीश शुरू कर दी। मैं लुकमान को ये बताना चाहती थी कि मैं भी किसी से कम नहीं
हूँ। वो इंटेलिजेंस के एक अहम अहदकार होने के बावजूद ये मालूम ना कर सके कि मकान असेबज़दा है या नहीं, जबकि मैं आज ये मालूम करना चाहती थी। सबसे पहले मैंने मिसिस नदीम से मुलाकात की और उस मकान की खरीदारी का जिक्र किया जो कभी इनकी मालकियत रह चुका था। मेरे ख्याल में या तो वो मकान असेबज़दा है या फिर मेरी तबीयत सही नहीं। मैंने कहा। वो कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, बहन, जितनी जल्दी हो सके ये मकान छोड़ दीजिए, वरना आपका हशर भी मेरी बहन की तरह होगा। उन्होंने बड़ी दहशत से कहा। इसका मतलब है कि आपने भी उस मकान में कुछ देखा है? मैंने खौफ से आंखें फैलाते हुए कहा। नहीं, मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा, दरअसल मैंने और मेरी बहन ने वहाँ स्कूल खोल रखा था, क्योंकि हमारा कोई नहीं था, इसलिए हम वहाँ रहने भी लगे। अभी उस घर में आए हुए हमें कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी बहन ने मुझसे घर में सुनाई देने वाली आहों, सिसकियों, कदमों की चापों और कफूर की खुशबू का जिक्र किया, मगर मैंने उसकी बात को सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ का नाम दिया। उसके कुछ दिनों बाद वो किसी लाल कपड़ों वाली औरत के नजर आने की बातें भी करने लगी। मैंने उसको भी ज्यादा अहमियत ना दी, लेकिन फिर एक दिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस रोज उसके कमरे से चीखों की आवाजें सुनाई दी तो मैं घबरा कर उसके कमरे में पहुंच गई। वो अपने पलंग के साथ ही फर्श पर पड़ी थी, दोनों आंखें हैरत से खुली हुई थी और मुंह से जाग जारी थी। पता नहीं उसने क्या देखा था। उसके बाद वो होश में तो आ गई, लेकिन उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। आज उस बात को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो अब भी वैसी की वैसी हैं। मेरी दूसरी मुलाकात मिसेस सरफराज से हुई। अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई थी कि कहने लगी, बहन, माफ कीजिए, आपने मकान नहीं, मुश्किलात और मुसाइब का पहाड़ खरीद लिया है। मेरी माँ ने तो जल्द इसे मेरी तरह औने पौने बेचकर अपने और अपने घर वालों की जान बचाइएगा। माफ कीजिएगा बहन, लेकिन आप ये बताना पसंद करेंगी कि आपने मकान क्यों बेच दिया था? मैंने तफसीलात मालूम करने के लिए पूछा। बहन, हम लोग भूत प्रेत चुड़ैल और इस किस्म की चीजों के कायल नहीं हैं, लेकिन उस मकान ने हमारा कीता तबाह कर दिए। अक्सर पूरा घर कफूर की खुशबू से महक उठता था। रातों को पुरसरार कदमों की आवाजें आती थी। और फिर एक दिन वो हो गया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरे शौहर ने वहाँ एक लाल कपड़ों वाली खूबसूरत औरत को देख लिया और इस पर फिदा हो गए। उस औरत ने मेरे शौहर से कहा कि अगर मुझे हासिल करना चाहते हो तो बीवी बच्चों को कत्ल कर दो। वो उसके इश्क में इस कदर डूब गए थे कि ये भी करने का इरादा रखते थे, लेकिन उसी दौरान इन्हें एक शख्स मिल गया जो कुछ अर्स कबल इस मकान में रह चुके थे। उन्होंने कहा कि इस चुड़ैल की बातों में मत आना, अपने बाल बच्चों से भी हाथ धो बैठोगे और ये डैन भी नहीं मिलेगी, अलबत्ता फांसी का फंदा जरूर मिल जाएगा। मिसेस सरफराज ने नॉन स्टॉप बोलते हुए कहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। फिर ये हुआ कि मेरे शौहर ने इस मकान को खड़े खड़े नस्ब कीमत पर फरोख्त कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी उस औरत के बारे में शुबा है। चुप हुई तो मैंने पूछा, अच्छा, कभी आपने ये देखा था? अरे नहीं, उसने हंसते हुए कहा, मैं तो हर वक्त छुरी लिए उसके पीछे फिरती थी कि एक बार नजर आ जाए तो इसकी नाक जड़ से उड़ा दूं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप ये मकान फौरन बेच दें। इन मर्दों का कोई इतबार नहीं, सोनी सूरत देखते ही फिसल जाते हैं। और ये बात तो आप भी समझ सकती हैं, अगर आपके शौहर को उस औरत ने बीवी बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया तो जरूरी नहीं है कि ऐन उसी वक्त कोई साबिक का मालिक मकान पहुँच जाए और इन्हें कत्ल करने और बच्चों को कत्ल करने से बचा ले। मिसेस सरफराज ने एक सांस में ही कह डाला, अच्छा बहन, आपका बेहद शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा और उठ गई। वहाँ से निकलकर मैं सीधी जुबैर स्ट्रीट एजेंसी के मालिक से मिलने चली गई। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। जब मैं अंदर गई तो साफ नजर आ रहा था कि वो मेरे आने से परेशान है। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसने बेअदबी से पूछा। दरअसल मैं मकान के बारे में मुझे अफसोस है मैडम, अब कुछ नहीं हो सकता। खरीदने से पहले आप लोगों ने उसे अच्छी तरह देख लिया था। उसने मेरी बात काटते हुए नहायत बेजारी से कहा, जनाब, मैं मकान वापस करने नहीं आई हूँ। मैंने जवाबन कहा। वो फिर मेरी बात का उल्ट ही मतलब समझे, कहने लगे, वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पार्टी से सौदा हुआ था वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरा एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं मकान बेचने नहीं, चंद जरूरी बातें मालूम करने आई हूँ। पूछिए, क्या पूछना है? उसने सीधे होते हुए पूछा। लाल कपड़ों वाली औरत कौन है? मैंने अचानक सवाल कर डाला तो वो आपको भी नजर आई। उसने आंखें फाड़ कर देखा
देखा। जी हाँ, ना सिर्फ नजर आई हैं बल्कि उसने एक दफा मुझ पर कातलाना हमला भी किया है। मैंने कहा, लेकिन आप घबराइए मत, वो जिस्मानी तौर पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रूहें ज़हनी दिमाग पर असरअंदाज होती हैं, इंसानी जिस्म पर इनका कोई बस नहीं चलता। उसने नहायत इत्मीनान से बताया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ये लाल कपड़ों वाली कुछ और नहीं, महज एक रूह थी जिसे हम आम तौर पर असेब कहते हैं। कहीं इसकी वजह से मुझे या मेरे बच्चे की जिंदगी कोई तो खतरा नहीं? मैंने खौफजदा होकर पूछा। मेरी बात सुनकर उसने सर को झुका लिया और कहने लगे, बेगम साहबा आप बैठे, मैं तफसील से बताता हूँ। दरअसल आज से 50 साल पहले मैंने ये घर एक हिंदू घराने से लिया था जिसका नाम वजह शर्मा था। वो और इसकी बीवी मीनाकशी इस घर में अकेले रहते थे। एक दिन वजह शर्मा मेरे पास आए और कहने लगे कि हम लोग मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान जा रहे हैं, आप ये मकान फरोख्त कर दीजिए। लिहाजा मैंने ये मकान खरीद लिया, मगर मकान का कब्जा देने से पहले ही ऊपर की छत से मीनाकशी का पांव फिसल गया। वो लड़खड़ाने लगी और जीने की दरमियानी कमरे में गिरी। क्योंकि वो आपकी तरह उम्मीद से थी, वही बेहोशी की आलम में उसके बच्चे की पैदाइश हुई और उसी जगह उसके बच्चे और उसकी मौत वाक़या हुई। उसके बाद उसका शौहर तो इंडिया चला गया, मगर उसकी रूह उस मकान में रह गई। अब वो किसी भी हामला औरत को देखती है तो यही समझती है कि उस औरत ने उसके बच्चे को छीन लिया है। वो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए, वो उसकी बड़ी कमजोरी है। उसने तफसील बताई तो मेरी रूह तक कांप उठी। आप मुझे डरा रहे हैं, मैंने खौफजदा लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, उसने संजीदगी से कहा। मैं 2 ऐसी औरतों से मिलकर आ रही हूँ जो पहले उस मकान में रह चुकी हैं। मैंने कहा तो उन्होंने आपको वही बातें बताई होंगी जो मैं बता रहा हूँ। उसने पुरयकीन लहजे में कहा, नहीं, इनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि वो औरत हामला औरत को देखकर ये समझती है कि उसके बच्चे को छीन लिया गया है, बल्कि एक औरत जिसके हामला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो गैर शादीशुदा थी, मीनाकशी की रूह की वजह से पागल हो गई थी। मैंने जवाबन कहा, और जनाब आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये बदरूह औरतों के बच्चों को अपना बच्चा समझती है? मैंने जरा करते हुए सवाल दोहराया। तजर्बे की बिना पर, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। कैसा तजर्बा? मैंने कदरे हैरानगी से पूछा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इस हिंदू से मकान लेने के बाद सबसे पहले मैं अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ था। इन दिनों मेरी बीवी उम्मीद से थी, वो अक्सर इस औरत को देखा करती थी, लेकिन मैं इसकी इस बात पर परवाह नहीं करता था। और फिर बच्चे की पैदाइश हुई। एक रात हम सब गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक बेगम की चीखों से मेरी आंख खुल गई। वो कह रही थी, वो ले गई मेरे बच्चे को। मैंने बिस्तर की तरफ देखा, वहाँ बच्चा नहीं था। मैं दौड़कर बाहर निकला और जीने के दरमियानी कमरे में रोशनी हो रही थी। भागता हुआ वहाँ पहुँचा, बच्चा फर्श पर पड़ा था, उसी हालत में कि सर फटा और नन्हे नन्हे हाथ पांव टूट चुके थे और इसकी रूह परवास कर चुकी थी। मेरी बीवी पर हादसे का इतना असर हुआ कि 2 साल तक बीमार पड़ी रही और मैंने फौरन वो मकान औने पौने फरोख्त कर दिया। इसके बाद से इस मकान की कीमत रोज ब रोज घटती रही। अब अगर आप इसे बेचना चाहती हैं तो इसकी कीमत बहुत कम मिलेगी क्योंकि अब ये मकान काफी बदनाम हो चुका है, इसने बताया। मैं ये तमाम वाक़यात सुनकर बेहद खौफजदा हो चुकी थी। मैंने इससे कहा कि अगर कोई अच्छा सा गाहक मिल जाए तो प्लीज हमें इतला कर दें, कोशिश करें कि अच्छा फरोख्त हो जाए। ये कहकर मैं निकल आई। कहने को तो मैंने कह दिया था कि मकान बेच दें, लेकिन लुकमान को राजी करना इतना आसान नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि इसे कौन सी दलील दूं कि मकान असेब ज़दा है। दूसरी तरफ मैं इस बात के लिए भी तैयार नहीं थी कि मकान की खातर पेट का बच्चा कुर्बान कर दूं। अगले दिन मैं मिसेस सहेल के पास गई। मकसद ये था कि मैं इनसे मशवरा करूं कि मैं लुकमान को मकान बेचने के लिए कहूं। उन्हें मालूम था कि हमारा मकान असेब ज़दा है, फिर भी वो कह रही थी कि इतने अच्छे मकान को बेचना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए कि घर के सेबी असरात किसी तरह से दूर हो जाए। रोजाना अखबारात में ऐसे लोगों के इश्तिहारात आते रहते हैं, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे, उसने मशवरा दिया। आपने देखा कि नुसरत खौफ में आकर ये फैसला लेने पे मजबूर हो गई कि उनको ये घर बेच देना चाहिए। क्या नुसरत और उसका शौहर भी दूसरों की तरह इस घर को सस्ते में बेच देंगे या फिर हकीकत से पर्दा उठाने में कामयाब होंगे? आगे देखने के लिए पार्ट 4 का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।